सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 18 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो आंसर होगा भारत तीसरे स्थान पे रहा है। तो अभी कुशमैन एंड वेकफील्ड ने ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 को जारी किया है, जिसमें भारत तीसरे स्थान पे है। अच्छा, भारत तो तीसरे स्थान पे है, टॉप पे कौन सा देश है? टॉप पे है चाइना, सेकंड नंबर पे है यूएसए और तीसरे पे है भारत, टोटल 48 देशों की रैंकिंग में। और ये इंडेक्स क्या बताता है? ये इंडेक्स से हमें ये मालूम चलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके लिए मोस्ट सुटेबल देश कौन सा रहेगा जहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सके। अच्छा, ध्यान से देखना, ये हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की। इसी तरह से कुछ समय पहले एक और रिस्क इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ा था। ये बात है दिसंबर 2019 की। हमने पढ़ा था ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में, जिसमें आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि भारत पहली बार इसमें टॉप 10 में रहा है। भारत की 9th रैंक थी उसमें। और टॉप पे देखो, उसमें टॉप पे यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे तो कोई नहीं था, मतलब वो खाली थी। चौथे स्थान पे था स्वीडन। तो अगर आप दिसंबर से हमारा करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे होंगे तो शायद आपको वो चीजें याद होंगी अभी तक। तो अगर वो याद नहीं है तो कम से कम ये वाला तो आप याद रखना, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत तीसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने तंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक को रिलीज किया है? तो आंसर होगा पेमा खांडू ने। पेमा खांडू ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं ये। और अभी इन्होंने ही द तंगाम्स एंड एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रुप्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश नाम की बुक को रिलीज किया है। ये बुक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा तंगम्स पर आधारित है। और ये जो समुदाय है ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कोकिंग गांव में रहते हैं। 2016 में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे के अनुसार ये जो तंगाम समुदाय है, इनकी जो आबादी थी वो केवल 253 थी, यानी कि इतने ही लोग थे इस समुदाय के जो केवल एक ही गांव में रहते थे। अच्छा, ये जो एम वेंकैया नायडू जी है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, अभी इनका नाम भी न्यूज में था। इन्होंने भी अभी एक बुक को रिलीज किया था। उस बुक का नाम क्या था? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, जिसको लिखा था CAV पट्टाभीराम ने। अच्छा, बुक्स वाला क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं। देखो, जनवरी से लेकर जून तक जितनी भी आपकी बुक्स अभी करंट अफेयर्स में रही है, तो उन सभी बुक्स को मैंने आपको कवर करवा दिया है। 3 पार्ट्स में मैंने सारी बुक्स को कवर करवा दिया। तो अगर आपने वो ऑडियो नहीं सुना है तो उस ऑडियो रिवीजन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और नीचे कमेंट बॉक्स में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो वहां जाकर के उन तीनों पार्ट्स को आप सुन लेना ताकि आपकी सारी बुक्स कवर हो जाए जनवरी से लेके जून तक। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में जो डकार यूथ ओलंपिक होने वाले थे उनको किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2026 तक के लिए। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2022 में जो डकार यूथ ओलंपिक होने वाले थे उनको 4 साल के लिए, मतलब 2026 तक के लिए टाल दिया है, स्थगित कर दिया है। और ये सब क्यों हुआ? आपको बताइए, कोरोना वायरस के कारण। इसके अलावा आपको बता दूं, ये जो डकार यूथ ओलंपिक गेम्स हैं ये अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक होगा। कब होगा? 2026 में। बाकी याद रखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉजेंस, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। कुछ और भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊं, जैसे कि दो जो ओलंपिक थे, टोक्यो ओलंपिक, ये अब स्थगित कर दिया गया। अब 2021 में होंगे ये। और ये समर थे या विंटर थे? तो याद रखना ये समर ओलंपिक थे। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक जो अब 2021 में होंगे, इसके शुभंकर आप याद रखो, मैस्कोट क्या है? मिराई तोबा और सोमाई थी। उसके बाद 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो आपके बीजिंग चाइना में होंगे और उसके जो शुभंकर हैं वो क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। उसके अलावा 2024 में जो आपके समर ओलंपिक होंगे वो आपके पेरिस फ्रांस में होंगे। और फिर 2026 में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो मिलान कोर्टिना इटली में होंगे। अच्छा, ओलंपिक की बात चल रही है तो एक प्रश्न आपसे यहाँ पूछूंगा मैं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम लोगों ने कब मनाया? ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। हिंट मैं आपको दे दूं, अभी जून में ही हमने मनाया था इसे। और जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हम लोगों ने मनाए थे तो विद थीम उसका ऑडियो बना करके कल मैंने अपलोड कर दिया है खबरी एप्लीकेशन पे। तो वहां जाकर के आप उसको सुन लेना अगर नहीं सुना है तो, और सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर कर लेना। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा को।
तो रोशनी नादर मल्होत्रा ये भारत की सबसे अमीर महिला हैं जो अब HCL टेक्नोलॉजी की नई चेयरपर्सन बन गई हैं। और ये किनका स्थान लेंगी? तो ये अपने पिता शिव नादर का स्थान लेंगी। आपको बता दूं, रोशनी नादर ये साल 2017 से 2019 तक फोर्ब्स की 100 द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी रही हैं। इसके अलावा IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया के अनुसार रोशनी नादर मल्होत्रा 2019 में देश की सबसे अमीर महिला थी, जो अब HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन बन गई हैं। बाकी अशोक लवासा, ये परसों ही हम लोगों ने पढ़ा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। वैसे तो अभी ये हमारे चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त का पद अब इन्हें छोड़ना पड़ेगा। विनी महाजन, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी, चीफ सेक्रेटरी। और देवेंद्र कुमार सिंह सिडबी के नए डायरेक्टर बने थे। अच्छा, बात HCL की है तो HCL का हेडक्वार्टर आपको नोएडा में मिलेगा। इसकी स्थापना 1976 में हुई और इसके CEO का नाम है C विजय कुमार। अच्छा, HCL में HCL का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में साइबर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि H आ रहा है, तो साइबर बोल दो। साइबर नाम के वर्चुअल जागरूकता अभियान को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो इस अभियान को क्यों शुरू किया गया? तो राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए इसको शुरू किया गया है। और ये जो साइबर नाम का वर्चुअल अभियान है, ये 1 महीने तक चलेगा, जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाएगा। अब बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल इसकी हैदराबाद है। अभी आपको याद होगा, जून में ही 2 जून को हमने तेलंगाना का स्थापना दिवस भी मनाया था, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य बना था। ये मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। और अभी तेलंगाना ने ही 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष भी घोषित किया था। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जो रायतू बंधु योजना है ये आपकी तेलंगाना की है। इसके अलावा एक रायतू मित्र योजना भी है जो कि आपकी तेलंगाना की है। और इसी से आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक रायतू भरोसा योजना भी है जो आपके आंध्र प्रदेश की है, तो इसको आप याद रखना। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये आपके तेलंगाना के हैदराबाद में ही खुला है। और अभी तेलंगाना का जो कामारेड्डी जिला है उसने यूनिसेफ पुरस्कार भी जीता था। आपने एक बतुकम्मा त्योहार भी सुना होगा, जो कि फूलों का एक त्योहार है, ये तेलंगाना में ही मनाया जाता है। उसके अलावा नागोबा जतरा उत्सव, ये एक जनजातीय त्योहार है गोंड समुदाय का, ये भी आपके तेलंगाना में ही मनाया जाता है। इसके अलावा एक और उत्सव अभी न्यूज में था, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी उत्सव, उसको कहते हैं अंतः प्रज्ञा 2020, ये भी तेलंगाना में मनाया गया था। उसके अलावा याद रखना, हैदराबाद शहर का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना था। पहला तो आपका दिल्ली है, यह भी नई रिपोर्ट थी, इसको याद रखना। और अभी तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए TS वेदर नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और इसके साथ 2 एप्लीकेशन आप और याद रखो, एक तो मुंबई के लिए और एक बेंगलुरु के लिए। तो मुंबई के लिए बाढ़ की चेतावनी के लिए एक सिस्टम को, एक पोर्टल को लॉन्च किया गया था, उसको क्या कहते हैं? आई फ्लोज कहते हैं उसको। और उसी तरह से बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम दिया था मेघ संदेश, तो वो भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस IIT ने एक पोर्टेबल अस्पताल बनाया है? तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। तो अभी IIT मद्रास ने और एक स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल बनाया है और इस हॉस्पिटल यूनिट को नाम दिया है मेडिकैब। इसे सिर्फ 2 घंटे में केवल 4 लोगों की मदद से तैयार किया जा सकता है। अभी इसे केरल के वायनाड में लॉन्च किया गया था कोरोना मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए। आपको इस हॉस्पिटल यूनिट में एक तो डॉक्टर रूम मिल जाएगा, एक आइसोलेशन रूम मिल जाएगा, एक मेडिकल रूम मिल जाएगा और 2 बेड वाला ICU रूम मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न, इसको याद रखना। किसने बनाया? IIT मद्रास ने। अब IIT मद्रास से लिंक करके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के याद रख लो। इसके अलावा भारत की पहली हाइपरलूप पोड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। और अभी आपको याद होगा, HRD मंत्रालय ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी उसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था IIT मद्रास। बाकी IIT दिल्ली से कल ही हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद होगा, विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट इसने तैयार की है। किस नाम से? कोरोश्योर नाम से। और अभी इसने कोपाल 19 एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था।
और प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड भी बनाया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। उसके अलावा एक रीयूजेबल मास्क भी तैयार किया था एन सेफ नाम से। और आईआईटी कानपुर की बात करेंगे तो इसने शुद्ध नाम से एक सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया। अभी मोबाइल मास्टर जी नाम से एक टीचिंग सेटअप भी तैयार किया था। और आईआईटी बॉम्बे अभी ध्रुव नाम से एक चिप बनाया था, क्वारंटाइन एप्लीकेशन इसने बनाया और एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक नाम से बनाया था। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है, सब याद रखना, बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 जुलाई को। हर साल इसे 17 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो ये दिन अंतरराष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकारों को चिन्हित करने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, जस्टिस की बात हो रही है तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैग, नीदरलैंड में है। बाकी अभी जुलाई में देखो, जुलाई में वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट डे हमने नहीं मनाए हैं, तो आपको याद रखना आसान रहेगा कौन कौन से डे मना लिए। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, अगर याद है तो मेरे साथ बोलना। 1 जुलाई को 3 डे मनाए थे हमने। नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल चार्टेड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया। 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सहकारिता दिवस मनाया था। 11 जुलाई वाला सबसे इंपॉर्टेंट डे है, विश्व जनसंख्या दिवस। फिर 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया। और अब अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया 17 जुलाई को। तो ये याद रखना, बढ़ते हैं आगे। और हाँ, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जून महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज का ऑडियो अपलोड हो चुका है। और उसके साथ एक और पॉइंट बता दूं, उसका क्विज भी बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड करवा दिया है। तो वो ऑडियो पहले सुन लेना, उसके बाद क्विज लगा लेना। और जल्द ही जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका वीडियो भी बना करके अपलोड कर दूंगा। मेरी तरफ से सारी चीजें मैं आपको बना करके दूंगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जा रहा है मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। अब मैं कोई शक्तिमान तो हूँ नहीं कि सारी चीजें एक साथ कर दूं। सारा काम मुझे अकेला करना पड़ता है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है मैं आपके लिए चीजें बना रहा हूँ। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। तो अभी रियल मैड्रिड ने विल्लारियल को हरा करके ये स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2020 का खिताब जीत लिया है। और इस तरह से ये रियल मैड्रिड की 34वीं जीत है। मतलब रियल मैड्रिड अब तक 34 बार जीत चुका है इस ला लीगा लीग को। और सबसे ज्यादा बार भी इसी ने जीता है, 34 टाइम्स। उसके बाद बार्सिलोना ने 26 टाइम्स। अच्छा, ला लीगा से आप कुछ कनेक्ट कर सकते हो? मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा ला लीगा ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, किसको? रोहित शर्मा को। और क्या कनेक्ट कर सकते हो आप ला लीगा से? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी ला लीगा के इतिहास में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। कौन? लियोनेल मेसी। ये बार्सिलोना के खिलाड़ी है। बार्सिलोना ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। अच्छा, फुटबॉल क्लब से आपको एक पॉइंट वैसे याद आना चाहिए, मैं याद दिलाता हूँ। एक इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है जिसको हम कहते हैं लिवरपूल। अभी आपको याद होगा उसने इंग्लैंड की वर्ल्ड फेमस फुटबॉल लीग, जिसे कहते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग, उसको जीत लिया था। ये आपको याद होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में इकरा रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा -9.5%। -9.5 देख रहे हो कितना कम? सबसे कम अभी तक इसी ने लगाया है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये इकरा, और इसने अभी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -9.5% रहने का अनुमान लगाया है। कुछ और रेटिंग्स भी अभी न्यूज में रही थी, मैं आपको याद दिलाता हूं। अभी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम फिक्की के बारे में। फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 की बात चल रही है, इसने कितना अनुमान लगाया था? -4.5% रहने का। बाकी आरबीआई ने -1.5% कहा है, एसबीआई ने -6.8% कहा है, फिच ने और क्रिसिल ने -5% कहा था, केयर रेटिंग्स ने -6.4% कहा था। और ये आप बाकी देख सकते हो। तो हम बढ़ते हैं अभी आगे।
फिर है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा इजराइल के साथ। तो भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने और कोविड-19 महामारी के बीच क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए इजराइल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस समझौते में तकनीकी सहायता और साइबर खतरों पर देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के दायरे का विस्तार होगा। एक्चुअली में दोनों देशों के बीच में 2018 में ये साइबर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो अभी उसका विस्तार किया जा रहा है, यानी कि उस समझौते को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी आपको याद होगा कोविड-19 के कारण पूरे देश में लोग जो हैं वो घरों से काम कर रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया है, तो साइबर सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। अब बात इजराइल की है तो ये रहा मैप में इजराइल, कैपिटल इसके जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल और इसके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल में भारतीय राजदूत का नाम क्या है? संजीव सिंगला। और भारत की एक आईटी कंपनी है TCS, वो इजराइल देश के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। बढ़ते हैं आगे। फिर है किस देश ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए फ्रांस और अमेरिका के साथ एयर बबल नाम के द्विपक्षीय यानी कि बाइलेटरल समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा भारत। तो अभी भारत ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए फ्रांस और अमेरिका के साथ एयर बबल नाम के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस समझौते के तहत प्रत्येक देश की एयरलाइंस एक दूसरे के बीच अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करेंगी। इसके अलावा ब्रिटेन और जर्मनी के साथ भी इस पर बातचीत चल रही है। अगर इसे आपको सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो एयर बबल ये दो देशों के बीच हवाई सेवा के लिए एक खास तौर पर बनाया गया एक एयर कॉरिडोर है। अभी आपको पता है कोविड-19 के कारण जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो बंद है, लेकिन इस एयर बबल नाम का जो ये द्विपक्षीय बाइलेटरल जो ये समझौता एग्रीमेंट हुआ है, इसके तहत कुछ जरूरी शर्तों और नियमों के अनुसार देश आपस में इंटरनेशनल फ्लाइट्स चला सकते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया। बढ़ते आगे। फिर है अभी नाबार्ड ने किस यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में 44 लाख रुपए की परियोजना शुरू की है? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार में। तो अभी नाबार्ड ने अंडमान निकोबार में 44 लाख रुपए की परियोजनाएं शुरू की है और इस परियोजना का उद्देश्य है ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाना। तो इसमें होगा क्या, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनसे जुड़ी महिलाओं को मशरूम की खेती और बांस हस्तशिल्प के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी इस परियोजना के अंतर्गत। अच्छा, यहाँ से एक और मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ नाबार्ड से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसको मैं अलग से नहीं करा रहा हूँ, यही बता रहा हूँ साथ के साथ। अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले अम्फान नाम का तूफान आया था और उसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी तबाही मचाई थी। तो अभी नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल के लिए 795 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं ताकि जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसे फिर से वो खड़ा कर सके। अच्छा, मैंने अभी आपको बोला अम्फान नाम का तूफान आया था, तो ये अम्फान जो नाम है ये किसने दिया था? तो इसको नाम दिया था थाईलैंड ने। अब एक प्रश्न आपके लिए तैयार हो जाता है, इसके बाद एक निसर्ग नाम का तूफान आया था अरब सागर में, आपको बताना है वो निसर्ग नाम किसने दिया था। और डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो कल ही मैंने आपको इन दोनों के बारे में रिवाइज करवाया था। तो बताओ अब निसर्ग नाम किसने दिया था? अब इस क्वेश्चन से 2 पॉइंट निकल के आते हैं, अंडमान निकोबार और नाबार्ड। तो अंडमान निकोबार से 2 पॉइंट याद रख लो, एक तो इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। बाकी नाबार्ड की बात करेंगे, नाबार्ड मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके नए चेयरमैन बन गए हैं गोविंद राजुलू चिंटला। अभी आपको याद होगा नाबार्ड ने अपनी 39th स्थापना दिवस पर पहली डिजिटल चौपाल का भी आयोजन किया था। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए।
क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।